जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। और आज बात करेंगे हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका यानी कि सेल कोशिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। और उसके सभी प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं MCQ के रूप में आपके सामने हैं। और आप यहाँ से पढ़ने के बाद कोई भी कोशिका का जो प्रश्न आपके एग्जाम में आता है छूटने वाला नहीं है। कहने को कोशिका है, इसमें साइड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। और आप स्टार्ट करें अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला ही प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो कोशिका का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी होता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, दूसरे ऑप्शन की बात करें, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कवक का अध्ययन होता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और चौथे ऑप्शन की बात करें हेमेटोलॉजी, तो ये रक्त का अध्ययन होता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या बात समझ में आई? आइए कुछ और महत्वपूर्ण अध्ययन है, उनको सिर्फ पढ़ लीजिए। सिर्फ पढ़ना है आपको, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ देखना है। जैसे आपसे पूछा जाए शिलालेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, तो आप बताएंगे एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत होता है। दूसरा है अंगूर की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, यानी कि अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। और फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरीकल्चर कहलाता है। क्या बात समझ में आई? इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण अध्ययन है, इनको भी देख लीजिए एक बार। सब्जियों की खेती का अध्ययन ओलेरीकल्चर होता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी होता है। रेशम की खेती का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन अध्ययन। मत्स्य मतलब मछली, मछली पालन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्निवीर के लिए, अग्निवीर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मधुमक्खी पालन कई बार पूछा गया है, एपीकल्चर। और एक मत्स्य पालन, ये भी ध्यान रख सकते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक होता है। जीव विज्ञान में मनुष्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीव विज्ञान में मनुष्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। यकृत का अध्ययन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, इस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। पित्ताशय का अध्ययन, और इस पित्ताशय के स्थान पर अग्नाशय भी लिख दें। अग्नाशय का अध्ययन क्या होता है? हेप्टोलॉजी होता है। क्या होता है? हेप्टोलॉजी। और इसी के साथ एक बीमारी होती है अल्सर, अल्सर का अध्ययन क्या होता है? हेल्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है जी, 2 से 3 अध्ययन और आप हैं, आपके सामने हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके पेपर की दृष्टि से। मकड़ियों का अध्ययन आप याद करके जाएं, अर्कनोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी होता है। और कैंसर का अध्ययन बहुत मोस्ट है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का जो उपचार करते हैं, कैंसर का जो अध्ययन करते हैं, जो लैब होती हैं, उनको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। इतने सारे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोशिका को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? ठीक है जी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। और इनके द्वारा खोजी गई जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। कॉर्क पर इन्होंने सर्च किया था। ठीक है,
कॉर्क पर इन्होंने सर्च करके मृत कोशिका खोजी थी, ठीक है। ये मृत कोशिका थी, जीवित नहीं थी, ठीक है। इसके बाद ल्यूवेनहॉक की बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने क्या करा, जीवित कोशिका की खोज की। तुमसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु के रूप में इन्होंने कोशिका खोजी थी, किसके रूप में, जीवाणु के रूप में। क्लियर है। इसके बाद एक प्रश्न और मैं आपको बताऊंगा इसमें, एम स्लाइडेन और टी स्वान। एम स्लाइडेन ऐसे लिखना है, और दूसरा है टी स्वान। इन्होंने क्या किया था, एम स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, एम स्लाइडेन और टी स्वान ने। क्या बात समझ में आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पर कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। अब देखो कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है, ठीक है। तो केंद्रक की खोज आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है या क्या है। तो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कोशिका को कहते हैं। माइटोकार्डिया, लाइसोसोम और रसधमनी, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक की खोज किसने की, अभी बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यहाँ पर तीनों ऑप्शनों के बारे में जानकर सुन लीजिए ध्यान से। कवक, कवक फंगी बोलते हैं, कवक को फंगी कहते हैं। कवक, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और पादप, पादप बोलो या इनका पेड़ बोलो, पेड़ पौधे, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, यानी पादप या पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और जंतु कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई बेटा कोशिका ही होती है, सेल ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस को बोलो, ठीक है। इसके अन्य नाम है, बिजली घर कह दो हिंदी में, बिजली घर, ऊर्जा केंद्र कह दें, क्या कह सकते हैं, ऊर्जा केंद्र भी कह सकते हैं, पावर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। बिजली घर कह सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक ही है, एक ही क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, माइटोकांड्रिया को। सही ऑप्शन है बी, इसमें सही है, माइटोकांड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से फिर से आपको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बनाते हैं, यानी हमारे शरीर में प्रोटीन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो राइबोसोम के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, राइबोसोम। प्रश्न 10 की बात करें, कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो वो लाइसोसोम को कहते हैं। यानी कोशिका जो कोशिका होती हैं वो किस में जाकर कोशिका जो नष्ट हो जाती हैं, फिर से नई कोशिका बनती हैं। जो एक्स्ट्रा कोशिका होती हैं वो नष्ट होती हैं किस में जाके, लाइसोसोम में जाके नष्ट हो जाती हैं। यानी कि कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं,
सोसाइड बैग ऑफ सेल्स, ठीक है, तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। आप दोबारा सुन लीजिए, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, ऊर्जा केंद्र माइटोकांड्रिया। बस तीनों क्लियर रखें, एक बार सुन लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कैसे कहते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है लाइपोकांडिया या गल्जी काय को, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर। तो किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहते हैं, तो कोशिकाओं में होता है नाभिक, और नाभिक को क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया हुआ है पेपर में। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, स्थिरता बनाए रखेंगे तो एक दिन सफल जरूर होंगे। आप जीवन में कंटिन्यू काम करें, चीज़ों को जोड़ते रहें, जरूरी नहीं है याद रहें, बस देखते रहो, ठीक है। अध्ययन ही धीरे धीरे अध्ययन जो होता है वो बहुत गहराई तक बैठता है दिमाग में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता। तो कोशिका सिद्धांत जीवाणु पर लागू होता है, क्योंकि जीवाणु कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। कवक पर भी लागू होता है, शैवाल पर भी लागू होता है। तो कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक हुआ, डी, डी डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे यहाँ पर। 14 क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली गई है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। पौधों में जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है, पौधों में जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो वो पूछ रहा है कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज, ठीक है जी। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा उपयोग करता है। तो वो करता है हरित लवक, या इंग्लिश में, हिंदी में हरित लवक कहते हैं, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये हरित लवक वही है जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। तो वो हरित लवक के कारण ही होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन इसमें यही शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पादपों की कोश पादपों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो आप बताएंगे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। मनुष्य में संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मनुष्य में संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। संयोजी ऊतक को कॉइलॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या होता है। देखो ऊतक क्या होता है, पहले तो आप ऊतक को समझें। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यूज कहते हैं। ये कोशिकाओं के संयोग से बनता है, कोशिका के संयोग से ऊतक का निर्माण होता है, ध्यान रखना है। और इससे फिर हमारी नस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, हृदय पेशी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये सब ऊतक हैं, सब ऊतक का बड़ा रूप है। हड्डियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, रक्त बनता है, ठीक है। तो ये ऊतक का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पेड़ पौधों में भी होता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका बनेगा, हड्डियों में भी होता है ऊतक। संयोजी ऊतक का एक एग्जाम्पल हड्डी है, दूसरा एग्जाम्पल रक्त है। यानी इसका सही आंसर ए और बी दोनों सही होंगे। यानी हड्डियों के लिए एक उपास्थि भी यूज कर सकता है, उपास्थि, ये ऐसे भी लिख सकता है। उपास्थि भी हड्डी की जो छोटी हड्डी होती हैं उन्हें उपास्थि कहते हैं। तो हड्डियां, रक्त जो है एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है,
किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, ये प्रश्न पूछा ही जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया है, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया पेशी ऊतक? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैं ऊतक को अगर चाहोगे तो मैं डिटेल से बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से मैंने इसमें शामिल किए हैं, बस उन्हीं को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो वो न्यूरॉन होती है। या तो ऑप्शन में न्यूरॉन आएगा, या ये नहीं आएगा न्यूरॉन तो तंत्रिका तंत्र आएगा। तंत्रिका तंत्र, ये दो ही ऑप्शन बनते हैं जब भी आते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। ठीक है। दूसरी बात करें ऑप्शन बी की, तो माइकोप्लाज्म, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। छोटी कोशिका की बात करें तो। ठीक है जी। इसी के साथ बड़ी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र, छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, और शुतुरमुर्ग के अंडे की, यानी सबसे लंबी कोशिका किसके अंडे की होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सब कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है जी। अंडे की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, किसके द्वारा पौधे अपना भोजन पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाते हैं? किसके द्वारा पौधे अपना भोजन पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाते हैं? तो पहले तो ध्यान रखें, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पत्तियों पर हरे भाग में होता है। ठीक है। हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और पत्तियों का जो हरा रंग है वो हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक के कारण होता है। ठीक है जी। अब हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा हो गया। अब भोजन, अब जो पौधे होते हैं अपना भोजन किससे तैयार करते हैं? वो पत्तियों से भोजन तैयार करते हैं, और पत्तियों से भोजन जो तैयार हो जाता है उसे जड़ों तक कौन लेके जाता है? तो उस प्रक्रिया को फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार जड़ से खनिज लवण, यानी नीचे जल जल होगा पृथ्वी में, जल से खनिज लवणों को पृथ्वी पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो होता है वो जाइलम का होता है। क्या होता है? जाइलम। और जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों की कोशिका वृद्धि सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। और रात के 1 बज रहा है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है। तो आपके लिए मेहनत की जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में भी भेज सकते हैं। ठीक है। और लाइक तो करना ना भूलें। और अपने जीवन में अगर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले समय में इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।